Dear students, good morning to all of you. आज हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस समझने वाले हैं। हमने इसके पहले रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस पढ़ा है। क्या होता है, दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। और जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। ये रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। अब स्फेरिकल सरफेसेस क्या होंगे? एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो किसी स्फीयर का पार्ट हो, उसे हम स्फेरिकल सरफेस कहेंगे। अब ये स्फेरिकल सरफेस दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो मीडियम को सेपरेट करता है। इसके लेफ्ट में कोई एक मीडियम है, राइट में कोई दूसरा मीडियम है। लेफ्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, राइट वाले का N2। एंड सपोज N1 इज लेस देन N2, मीन्स लेफ्ट में जो मीडियम है वो रेयर और राइट में जो मीडियम है वो डेंसर है। तो हम रेयर मीडियम में खड़ा होकर देख रहे हैं, ये सरफेस हमें थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है अपनी तरफ, देन इट इज द कॉन्वेक्स सरफेस। ये ऑब्जर्वेशन हमेशा रेयर मीडियम से होगा। ऑब्जर्वर हमेशा रेयर मीडियम में खड़ा होगा और वहां से देखेगा। तो यहाँ पर भी यदि वो रेयर मीडियम से देख रहा है तो सरफेस जो है थोड़ा सा धंसा हुआ दिख रहा है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्फीयर which separate two mediums of refractive indices N1 and N2, and N1 is less than N2, means the medium at left is a rarer medium and medium at right is a denser medium, and observer stays in the rarer medium। और यहाँ से खड़ा होकर वो देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि सरफेस थोड़ा धंसा हुआ है, देन इट इज कॉनकेव सरफेस। अब ये सरफेसेस जो हैं किसी स्फीयर के पार्ट हैं तो उसका तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सरफेस है इसका जो सेंटर होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे पोल। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और इस पोल की प्रॉपर्टीज हमने मिरर में भी पढ़ा है कि मिरर में भी सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते थे, तो यहाँ पर भी सारे डिस्टेंसेस हम पोल से ही मेजर करेंगे। वी शुड मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस आल्सो। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम पोल, सब डिस्टेंस हमको पोल से मेजर करना है। सारे डिस्टेंस हमें पोल से ही मेजर करने हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही साइन कन्वेंशन होंगे जैसे हमने मिरर में पढ़ा है। क्या कि लाइट रे हमेशा लेफ्ट से इंसिडेंट होगा, लाइट रे हमेशा लेफ्ट से इंसिडेंट करना है। और जब लाइट रे लेफ्ट से इंसिडेंट हो रहा है और हम सारे डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं, तो पोल के तो मेजरमेंट यदि हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कर रहे हैं देन इट इज पॉजिटिव डिस्टेंस, अपोजिट जा रहे हैं देन इट इज नेगेटिव डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन यहाँ भी वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने मिरर में समझा था, और वहाँ पर यदि आपने समझ लिया तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो रिफ्रैक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे हम लोगों ने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा है कि लाइट रे यदि रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। जैसे एक लाइट रे मैंने लिया है पैरेलल टू एक्सिस, ये कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने पैरेलल टू एक्सिस लिया हुआ है। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद किस तरफ जाएगा, किस तरफ बेंड होगा, ये डिसाइड करेगा
दोनों मीडियम की नेचर पर। तो हमने पहले ही कह दिया कि लेफ्ट वाला रेयर है और राइट वाला डेंसर है। तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल मैंने कहा ना, स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल मिरर, इनमें नॉर्मल का कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। क्या करना पड़ता है, जिस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है उसे सेंटर से ज्वाइन कर देना है, बस, और कुछ नहीं। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को सेंटर से ज्वाइन किया, ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये बन गया नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर देखें कि लेट लाइट रे ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइक द सरफेस एट एनी पॉइंट। रिफ्रैक्शन के बाद किधर जाएगा ये समझना है, तो फिर से नॉर्मल बनाइए। तो ये मैंने नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल। अब ये रेयर है, ये डेंसर, तो लाइट रे तो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा इस तरह से, ठीक। और नॉर्मल की तरफ बेंड होकर के आगे बढ़ेगा, आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स सरफेस लाइट रे को अपने एक्सिस की तरफ बेंड करता है, जबकि कॉन्केव सरफेस लाइट रे को अपने एक्सिस से दूर मोड़ता है। बात समझ में आई? एक कॉन्वेक्स सरफेस बेंड्स द लाइट रे टुवर्ड्स इट्स एक्सिस, व्हाइल ए कॉन्केव सरफेस बेंड द लाइट रे अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस। लाइट रे कुछ भी हो, किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा मिलेगा। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो बच्चों ये है स्फेरिकल सरफेस और उससे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा समझ में आ गया। बिल्कुल वही रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमने प्लेन सरफेस में देखा है, पढ़ा है, समझा है कि रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना है, और डेंसर से रेयर में आ रहा है तो नॉर्मल से दूर बेंड होना है। ओके, हाँ, यहाँ पर नॉर्मल, बस जहाँ पर जिस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है उसे सेंटर से ज्वाइन कर देना, आपका नॉर्मल बन गया। और उसी के रिस्पेक्ट में लाइट रे बेंड होगा, या तो उसकी तरफ या फिर उससे दूर। तो इस तरह से लाइट रे एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्ट होता है। तो इसके लिए चलिए हम जरा रिफ्रैक्शन फार्मूला बनाते हैं, या रिफ्रैक्शन फार्मूला मतलब डिराइव करते हैं। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला, तो मैंने एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस लिया, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर, और पोल से सेंटर का डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। It is called the radius of curvature. Suppose there is a point object O on its principal axis at a distance u. At a distance u, a light ray incident on the surface from the object. कि ये सरफेस यहाँ पर, ये लाइट यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हुआ OM। अब किस तरफ बेंड होगा, तो क्या करते हैं हम, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी पॉइंट M को हमने सेंटर से ज्वाइन किया। देन यू हैव द एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब ये सरफेस लाइट रे को अपने एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो लाइट रे इस तरह से ट्रैवल करेगा एंड इट इंटरसेक्ट द एक्सिस सपोज एट द पॉइंट I।
then I will be your image produced by the surface of this object O. कैसा इमेज बना? रियल इमेज बना, क्योंकि लाइट रे रियल में जाके कट रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, और इसलिए ये रियल इमेज हुआ है। ठीक, अब इस इमेज का हमने पोल से डिस्टेंस नापा, ये हमको मिल गया अभी, ये हमको मिल गया अभी। ठीक, अभी जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सरफेस। सपोज द मीडियम एट लेफ्ट हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड मीडियम ऑन राइट ऑफ द सरफेस हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू n2, ये मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस of radius of curvature capital R produces a real image I at the distance V of an object so situated at the distance u as shown in figure। तो अपने बहुत शॉर्ट में ये सारी बातें बतला दी कि O इज द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इसका U है, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज का डिस्टेंस V है। ठीक है ना, ये और बतला दीजिए कि लेफ्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और राइट वाले का n2। यदि लेफ्ट में एयर है तो n1 की जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और कोई दूसरा मीडियम है तो उसका जो भी होगा वो आएगा। ठीक है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मीडियम्स ऑन लेफ्ट एंड राइट आर n1 and n2 रिस्पेक्टिवली। तो फॉर्मूला डेरिवेशन के पहले थोड़े सिंबल्स को इस तरह से आप एक्सप्लेन कर लीजिए कि जो जो सिंबल्स आप यूज करने वाले हैं हम उनको इस तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन हो गया। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n2 बाई n1। ये स्नेल्स लॉ है, आप सब जानते हैं। इफ I is a small angle, जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा है इसको हम मान लीजिए कि बहुत छोटा रखा है, देन R is also a small angle, वो तो और भी छोटा होगा, एंड देन sin I is equal to I
एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। ये हम जानते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो हमको मिल गया कि वैल्यू रख दें एंड देयरफॉर आई अपॉन आर इज इक्वल टू n2/n1 इन and therefore I is equal to R into n2/n1. It is your first equation. अब मान लीजिए कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे बीटा और नॉर्मल जो है वो गामा एंगल बना रहा है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि कोई भी एक ट्रायंगल हो, इसके एक साइड को हम आगे बढ़ा दें तो इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये तो हमको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मालूम है, बस इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो ये नॉर्मल CM हमेशा रखिए, और नॉर्मल के साथ एक बार ऑब्जेक्ट को लेना तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इसी नॉर्मल के साथ में एक बार इमेज को लेना तो दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल में आपको एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है और उसे दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर रखना है। इतना काम तो कर सकते हो। तो देखो CMO ये पहला ट्रायंगल मैंने लिया, इस पहले ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल हुआ वो I, ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। और CMI हम इस ट्रायंगल को भी हम कंसीडर करें तो ये साइड आगे बढ़ गई है, तो गामा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल होगा और ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यहाँ से हमको I और R की वैल्यू निकाल के इसमें रखना है। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल CMO, ठीक है, CM इज ऑलवेज टेकन, CM को आप हमेशा लीजिए एक साइड। अब उसके साथ में O को ज्वाइन कर दोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, उसके साथ में I को ज्वाइन कर दोगे तो दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो फ्रॉम CMO I इज इक्वल टू अल्फा प्लस R, राइट, एंड फ्रॉम द ट्रायंगल CMI here gamma is the exterior angle and it will be equal to R plus beta, and therefore R is equal to gamma minus beta। ये आ गया। तो it is your equation number 2, it is your equation number 3, then put the values from 2 and 3 in 1। तो by putting values from 2 and 3 in 1, I की जगह मैं रख रहा हूं अल्फा प्लस I की जगह अल्फा प्लस गामा या R जैसा बन गया गामा। तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू R की जगह मैंने रख दिया गामा माइनस बीटा इंटू n2/n1, ठीक है, इंटू n1/n1। अब चलिए अल्फा बीटा गामा ये एंगल जो है इसी फिगर से मालूम कीजिए। एंगल इज गिवन बाय द आर्क अपॉन रेडियस। तो जैसे गामा है तो आर्क हो गया PM, रेडियस हो गया PC। बीटा है तो आर्क हो गया PM, रेडियस हो गया PI। तो सारे वैल्यू यहाँ से इस प्रकार से रखिए। तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, आर्क हो गया PM, रेडियस हो गया PO। तो PM अपॉन PO प्लस PM अपॉन
PC इज इक्वल टू N2/N1, इसको मैं पहले ले रहा हूँ, अगेन गामा, तो PM/PC माइनस बीटा PM/TI। ठीक है। अब देखिए सबके न्यूमरेटर में PM है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या मिला, 1/PO प्लस 1/PC, चाहो तो इस N1 को भी इस तरफ ले लें, तो N1/PO N1/PC इक्वल टू N2/PC माइनस N2/PI। ठीक। अब जितने डिस्टेंसेस यहाँ पर हैं उनकी वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली पूरे साइन के साथ रखिए, पूरे साइन के साथ। तो यहाँ पर U क्या है, निगेटिव, लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंस निगेटिव, और जो राइट में होते हैं वो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि P हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन के राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहे हैं तो निगेटिव। तो PO यहाँ पर हो गया माइनस U, PC हो गया यहाँ पर प्लस R, और PI यहाँ पर हो गया प्लस V। तो रखिए, तो N1/-U प्लस N1/R इक्वल टू N2/R माइनस N2/V। ठीक। अब R वालों को एक साइड में ले लीजिए, राइट में ले लेते हैं R वालों को, बाकी को इस तरफ कर लेते हैं। तो N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू, ये इस तरफ गया, तो N2 माइनस N1/R। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कहाँ से डिराइव किया, फ्रॉम ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। तो स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस से हमें इस तरह का फॉर्मूला मिलता है, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ठीक है। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला आ गया। ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन क्या ये केवल स्फेरिकल सरफेस के लिए ही सही है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ही सही है, कॉन्केव सरफेस के लिए भी करेक्ट होगा क्या? तो हम कॉन्केव सरफेस के लिए भी इसको 2 मिनट में डिराइव कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक कॉन्केव सरफेस के लिए भी डिराइव करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर भी ये फार्मूला एप्लीकेबल है या नहीं। तो बनाइए कॉन्केव सरफेस, ये मैंने बना लिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, और मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है O, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे सरफेस पे लिया और इसी को सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये बन गया नॉर्मल, ये नॉर्मल। और लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये डाइवर्जिंग रे है, तो आगे चलकर तो हमको प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा नहीं है, हम इसको पीछे बढ़ाते हैं। ये पीछे बढ़ाया तो यहाँ कटा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया I द पॉइंट O का इमेज। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। याद रखना कि कॉन्केव सरफेस से हमको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है, और कॉन्वेक्स सरफेस से दोनों तरह की इमेज बनता है। ठीक है ना, वर्चुअली बनता है
रियल इमेज कैसे बनता है हमने देखा, वर्चुअल इमेज ही बनता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पोल से डिस्टेंस नापा तो ये हो गया r, पोल से डिस्टेंस नापा ये हो गया v, पोल से डिस्टेंस नापा ये हो गया u। और इंसिडेंट रे ने एक्सिस ऑफ अल्फा बनाया, इसने बीटा बनाया और नॉर्मल ने गामा बनाया। ये r है, तो आमने सामने की जो एंगल होगा, ये आमने सामने का जो एंगल होगा यानी इतना एंगल, ये छोटा सा एंगल, ये भी हमारा r होगा, ठीक है ना। ये एंगल हमारा I है, ये पूरा एंगल, और इतना एंगल हमारा r है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन I बाई साइन r बराबर हो गया n2/n1। और ये I बहुत छोटा एंगल है, r भी बहुत छोटा होगा और तब I/r इज इक्वल टू n2/n1 या n1I इज इक्वल टू n2r। मैं पहले से n1 n2 को दोनों साइड में कर लेता हूँ। अब ये पॉइंट हमने m लिया था, तो CM के साथ एक बार O को ज्वाइन करेंगे, CM के साथ एक बार हम I को ज्वाइन करेंगे, दो ट्रायंगल निकलेगा और वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो इंट्रेंगल CMO, ये CMO, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया गामा एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, तो हो गया अल्फा और I, तो अल्फा प्लस I एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये सेकेंड इन ट्रायंगल CMI के लिए भी यही एंगल गामा ही एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन यहाँ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बदल गए हैं बीटा और r, एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो क्या मिला, n1 I की जगह हो गया गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2 r की जगह हो गया गामा माइनस बीटा। ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा का जो एंगल है रेडियन में निकालिए r का अपॉन रेडियस वाले फार्मूले से। तो गामा हो गया PM/PC, तो n1 PM/PC माइनस PM/PO अल्फा की जगह इक्वल टू n2, फिर गामा आ गया PM/PC माइनस बीटा PM/PI। अब PM तो सब जगह से कैंसिल हो गया, तो क्या मिल रहा है, n1/PC। PC देखो r के बराबर है लेकिन लेफ्ट में है, तो क्या हो गया, माइनस r इज इक्वल टू माइनस n1/PO, तो n1/PO माइनस u है ना, PO ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, u है लेकिन नेगेटिव है, इज इक्वल टू n2/PM कैंसिल हो गया, बचेगा PC यानी माइनस r माइनस n2/PI यानी कि माइनस v। ठीक, तो ये माइनस साइन जो है ये तो सब जगह से कैंसिल कर दो, तो क्या मिला, n1/r माइनस n1/u, ये माइनस साइन को कैंसिल कर दे रहा हूँ, इक्वल टू n2/r, ये माइनस साइन कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बच गया माइनस n2/v। अब वैसे ही r को एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ। तो इस माइनस n2/v को मैंने इस तरफ लाया, तो n2/v प्लस हो गया माइनस n1/u इक्वल टू ये n1/r उस तरफ गया, तो n2 माइनस n1/r। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल सरफेसेस, मीन्स फॉर कॉन्वेक्स एज वेल एज फॉर कॉनकेव। हम दोनों सरफेस के लिए ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस है।
और ये तब भी एप्लीकेबल होगा जब एक कॉन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज बनाता हो। तो मैं फॉर्मूला तो डिराइव नहीं करूँगा, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप जरा डिराइव करके देखना। इमेज कैसे बनता है केवल उसके लिए मैंने आपको फिगर बना के दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट हो गया वो, यहाँ से लाइट रे आई, सरफेस पे गिरा, ये और मैंने इस तरफ से नॉर्मल बना दिया, ये लो, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे इधर ही बेंड होगा, लेकिन इतना बेंड हुआ, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हुआ, यानी अभी भी वो डाइवर्जिंग है। तो किधर काटेगा? पीछे बढ़ाने पर काटेगा। तो मैंने इसको पीछे बढ़ाया इस तरह से, और जब मैंने इसको पीछे बढ़ाया तो इसने आई पर काटा। तो ये हो गया आर पॉजिटिव, ये हो गया यू निगेटिव, एंड दिस इज आल्सो निगेटिव, जो कि वी है। ये आई ए आर। अब इंसिडेंट रे मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे मान लो बीटा एंगल बना रहा है, नॉर्मल मान लीजिए गामा एंगल बना रहा है। तो पहले ऐसे ही स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, आई और आर को छोटा मानना, साइन को कैंसिल करना, और फिर अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आई और आर की वैल्यू रखना, और बिल्कुल ऐसे ही एक बार डिराइव करने की कोशिश करके देखना कि इस केस में भी वो फार्मूला सही है। एंड देयरफॉर इट इज ए जनरल फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो इसके लिए फार्मूला डेरिवेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसके लिए फार्मूला जरा डिराइव करके देखिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद।